नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर 4 की समरी देखने वाले हैं और वीडियो के आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में इस पूरे चैप्टर की समरी करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ टू इवेल्युएट मैनेजमेंट और फर्स्ट टॉपिक है डिफिकल्टीज इन इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट क्वालिटी। ऑथर कहते हैं कि टीनेज में उन्होंने कई सारे बेस्ट सेलिंग बुक जो स्टॉक मार्केट पर बेस्ड है वह पढ़े हैं, लेकिन किसी भी बुक में क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे चेक करते हैं या फिर हम कैसे जान सकते हैं किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इसके बारे में नहीं बताया है। और इसी वजह से ऑथर हमें इस चैप्टर में प्रैक्टिकल बातें बताते हैं जिसकी वजह से हम आसानी से घर बैठे किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट है या नहीं यह पता कर सकते हैं। ऑथर के हिसाब से अब तक जो स्टॉक मार्केट पर बेस्ट सेलिंग बुक बनी हुई है उनमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करने के पॉइंट्स बताए गए हैं वह इररिलेवेंट है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स उसे फॉलो नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे कि कई सारे बुक्स में डायरेक्टली प्लांट पर विजिट करना या कंपनी लोकेशन पर विजिट करना बताया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। मान लो आपके पास 20 कंपनियों के स्टॉक है, तो क्या आप हर एक कंपनी में पर्सनली जाकर चेक कर सकते हो? यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी कंपनी के हेड ऑफिस या कंपनी के प्लांट सिर्फ एक शहर में नहीं हो सकते, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट बताया है कि एनालिस्ट मीटिंग विद मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं वह मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग से भी हमें ज्यादा बातें पता नहीं चल सकती, ऐसा ऑथर का कहना है। क्योंकि अगर मान लो कोई एनालिस्ट कंपनी के सीईओ के साथ बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सीईओ हमेशा कंपनी की तारीफ ही करेगा, कंपनियों की अच्छी बातें ही बताएगा, अपने आप से तो वह नुकसान या खराब बातें नहीं बताएगा। क्योंकि अगर सीईओ कंपनी की अच्छी बातें बताता है तो सबसे ज्यादा फायदा स्टॉक बढ़ने के बाद उसे ही होता है। इसलिए अगर कोई एनालिस्ट मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू करता है तो वो भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। तीसरा पॉइंट है, इन दोनों से ज्यादा फायदा होता है एनुअल जनरल मीटिंग से, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो, कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और हर तरह के सवाल पूछते हैं, तो जिससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि मैनेजमेंट कैसा है। और चौथा पॉइंट है कॉन्फ्रेंस कॉल। इन तीनों से बढ़कर कॉन्फ्रेंस कॉल ज्यादा फ्रूटफुल लगता है, ऐसा ऑथर का कहना होता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल हर क्वार्टर के रिजल्ट बात करना पड़ता है और कॉन्फ्रेंस कॉल के समय पूरा मैनेजमेंट अवेलेबल होता है, इसलिए यह ज्यादा भरोसेमंद होता है। तो ओवरऑल ऑथर का कहना है कि अब तक शेयर मार्केट पर जितने भी बेस्ट सेलिंग बुक बने हैं उनमें ये 4 पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से हमें क्वालिटी मैनेजमेंट का पता चलता है, लेकिन ऑथर के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉइंट कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं डालते और इसी का सॉल्यूशन ऑथर ने हमें टॉपिक 2 में दिया है। इस बुक का पॉइंट नंबर 2 है डिफिकल्टीज इन इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट क्वालिटी। अब आप सोचोगे पहला पॉइंट भी यही था और सेकंड पॉइंट भी यही है, क्योंकि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सेकंड पॉइंट हम अभी इस बुक के हिसाब से ही चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट में ऑथर हमें कुछ ऐसे स्टेप जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ऑथर ने 3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डिंग पैटर्न, दूसरा है डिविडेंड हिस्ट्री एंड टैक्स रेट एंड तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन 3 पैरामीटर से हम घर बैठे आसानी से किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। और इन तीनों पैरामीटर्स का डेटा आपको bseindia.com वेबसाइट पर आसानी से या फिर कई सारे वेबसाइट्स पर आसानी से मिलता है और इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उनको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है, मतलब किसने कितनी शेयर होल्डिंग की है यह बताना पड़ता है, इसलिए यह हर कंपनी को बताना ही पड़ता है, इसलिए कोई भी इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है और यह डाटा हमें बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और यही हमारा तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस। किसी भी कंपनी को उसके मालिक के अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो तो आप पार्शियल ओनरशिप मतलब अगर आप मालिक बन रहे हो तो आपके अलावा और कौन कौन मालिक है वह भी आपको चेक करना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर ग्रुप। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी से शुरुआत से जुड़े होते हैं या फिर कंपनी जिन्होंने बनाई है उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है, या फिर उनके रिलेटिव्स को भी प्रोमोटर्स ही कहा जाता है। और दूसरा ग्रुप होता है पब्लिक ग्रुप, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बना होता है। इसमें
फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक, मनी मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, मतलब प्रमोटर्स के अलावा सारे लोगों को पब्लिक ग्रुप में ऐड किया जाता है। बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, दूसरा पब्लिक ग्रुप। तो प्रोमोटर्स के अलावा अगर किसी कंपनी में कोई भी 1% से ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं तो वह डेटा कंपनी को, पब्लिक को बताना पड़ता है। तो जैसा कि ऑथर ने कहा है, अगर हम किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो हम पार्शियल ओनर होते हैं और हमें बाकी ओनर्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बाकी कौन कौन बाय कर रहा है, इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है, अब यही देखना है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर प्रोमोटर्स फिर से मार्केट से शेयर रिटर्न में बाय कर रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ सकता है कंपनी पर। मान लो अगर प्रोमोटर्स कंपनी के शेयर्स खुद बाय कर रहे हैं तो इसका असर पॉजिटिव पड़ता है, मगर क्योंकि जैसा पहले ही कहा है, कंपनी को अपने मालिक के अलावा और कोई बेहतर नहीं जान सकता। अगर मालिक फिर से शेयर्स को खरीद रहा है तो इसका मतलब है उसे 100% गारंटी है कंपनी अच्छा करने वाली है या प्रॉफिट में, इसलिए वह खरीद रहा है क्योंकि आगे जाके उसे प्रॉफिट हो जाए। तो इसीलिए जब भी किसी कंपनी के प्रोमोटर्स शेयर फिर से बाय करने लगते हैं तो यह पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ऐसे केस में जब भी प्रोमोटर्स शेयर्स बढ़ाते हैं तब आपको बिना कुछ सोचे शेयर्स को बाय करना चाहिए। इसी का एग्जांपल ऑथर देते हैं। फ्लूइडोमैट नाम का एक शेयर था, 2013 में ऑथर ने उसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन वह माइक्रो कैप होने की वजह से ज्यादा पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं थी उस कंपनी के बारे में, लेकिन ऑथर को सिर्फ इतना पता था कि उसमें प्रोमोटर्स, और इसी वजह से ऑथर ने बिना पैनिक किए वह शेयर्स नहीं बेचे और कुछ ही सालों में उस फ्लूइडोमैट में काफी अच्छा रिटर्न्स ऑथर को दिया। तो ओवरऑल ऑथर का कहना है कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो आपको जरूर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर प्रोमोटर्स क्यों फिर से शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ी है तो उस कैश का कुछ फायदा हो जाए इसलिए वह बाय कर रहे हैं। दूसरा है, अगर कंपनी के ओनर्स को लगता है या प्रोमोटर्स को लगता है कि अभी बहुत कम कीमत पर शेयर्स मिल रहे हैं तो वह खरीदते हैं, बाद में ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है इसलिए भी वह खरीदते हैं। और तीसरा है, कंपनी के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतना कंट्रोल हो सकता है, इसी वजह से भी ओनर्स या प्रोमोटर्स शेयर्स ज्यादा खरीदते हैं। तो वह 3 वजह से शेयर्स को खरीदते हैं। अब अगला पॉइंट है, प्रोमोटर्स रेयरली बुल मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है या फिर बुल फेज होती है उस वक्त प्रोमोटर शेयर्स खरीदते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है ऑलरेडी शेयर्स महंगे हो चुके हैं, इसी वजह से वह उस वक्त खरीदते नहीं है। लेकिन प्रोमोटर्स कब शेयर्स खरीदते हैं, जब बियर मार्केट चल रहा होता है, जब शेयर्स की कीमत नीचे नीचे जा रही होती है तभी प्रोमोटर शेयर खरीदते हैं। इसका एग्जांपल दिया है रिलायंस का। जब रिलायंस 2012 में डाउन चल रहा था तो मुकेश अंबानी ने लगभग 39,000 मिलियन के शेयर्स फिर से खरीदे थे, क्योंकि मुकेश अंबानी के हिसाब से उस वक्त शेयर सिर्फ 700 रुपए में मिल रहा था, जो कि लगभग हाफ हो गया था 2007 की तुलना में। जब 2012 में बियर मार्केट चल रहा था तो उस वक्त मुकेश अंबानी ने रिलायंस के 39,000 मिलियन शेयर्स बाय किए थे, और जैसे ही उन्होंने बाय किए 2014 के आसपास शेयर में 70% ग्रोथ देखने को मिली थी। तो प्रोमोटर्स इसीलिए भी शेयर्स को बाय करते हैं, ताकि क्योंकि शेयर्स कम कीमत पर मिलते हैं और शेयर्स की वैल्यू और ना गिरे, इसलिए भी प्रोमोटर्स बाय करते। तो ऑथर के हिसाब से रीजन चाहे कोई भी हो, अगर प्रोमोटर शेयर्स को बाय करते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे शेयर्स बाय करने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बेच दे, उस वक्त क्या करना चाहिए। अगर प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते हैं तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के प्रोमोटर्स ने बहुत ज्यादा शेयर्स बेच दिए हैं, मतलब लगभग 50 से 60% बेच दिए हैं, तब यकीनन कंपनी पर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी को ओनर से बेहतर कोई नहीं जानता। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले ओनर्स को पता होता है कंपनी अब लॉस में चल रही है, इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए वह अपना स्टेक कम करते जाते हैं। अगर ये प्रोमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं तो यह निगेटिव साइन हो सकता है। इसका एग्जांपल देने के लिए ऑथर ने सत्यम स्कैंडल का एग्जांपल दिया है। सत्यम स्कैंडल भी ठीक इसी तरह का स्कैंडल था, मतलब ओनर ने लगभग अपने पूरे ही शेयर्स बेच दिए थे और इसी वजह से वह कंपनी लॉस में चली गई थी, क्योंकि 2008 तक कंपनी के प्रोमोटर्स ने लगभग 97% शेयर्स बेच दिए थे।
तो ओवरऑल कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स बहुत सारे शेयर्स बेच रहे हैं तब आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यह निगेटिव साइन हो सकता है। इसके अलावा कई सारे प्रमोटर्स ने कंपनी पर काफी मेहनत की होती है, 15-20 साल लगाए होते हैं, उनका भी हक बनता है कि अब वह भी कुछ एंजॉय करे, प्रॉफिट कमा सके। ऐसे केस में वह थोड़े बहुत अपना स्टेक कम कर सकते हैं या बेच सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें भी एंजॉय करना होता है। अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स 5-10% स्टेक बेचते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है, और इसका एग्जांपल पेज इंडस्ट्री का ऑथर ने दिया है। पेज इंडस्ट्री के प्रोमोटर्स ने स्टॉक बेचे थे, लेकिन 2012 से 15 के बीच में फिर भी स्टॉक की कीमत ऊपर गई थी। तो इस हिसाब से अगर प्रोमोटर्स जानबूझ के प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स को बेचते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो प्रोमोटर्स आखिर क्यों बेच रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जब भी प्रोमोटर्स बाय करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब बेचते हैं तो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों बेचा यह आपको डिटेल में समझना चाहिए। अगला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के दो टाइप है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहा जाता है, और फॉरेन इन्वेस्टर मतलब हमारे देश के बाहर के सभी एंटिटीज को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वह पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्मार्ट होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वह स्मार्ट पीपल कहे जाते हैं। और अक्सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, स्मार्ट पीपल इन्वेस्टिंग देयर स्मार्ट मनी। अगर किसी कंपनी में कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वह पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ठीक प्रमोटर्स की तरह अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वह पॉजिटिव साइन माना जाता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स को बेचते हैं तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे प्रोमोटर्स के केस में हुआ, वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी शेयर्स बेच सकते हैं या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स को बेच सकते हैं। मतलब प्रोमोटर्स की तरह भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अगर शेयर्स को बेचते हैं तो वह पॉजिटिव या निगेटिव साइन माना जाता है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाली कंपनी फाइंड करनी है तो यह सबसे बड़ा तरीका होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तब वह शेयर्स मल्टी बैगर साबित हो सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। मान लो आपने किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट किया और 6 महीने या 1 साल के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया बड़ी मात्रा में, तब जाके वह शेयर्स मल्टी बैगर साबित हो सकता है और वह 3 से 4 गुना तक रिटर्न 1 साल के अंदर दे सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। और लास्ट के होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसे निगेटिव माना जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉलेजेबल नहीं माना जाता, उन्हें स्मार्ट नहीं माना जाता, वह इमोशनल में शेयर्स खरीदते हैं ऐसा मानते हैं। और इसी वजह से अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ रहा है और प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नंबर घट रहा है या फिर वह अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। तो इस पूरे टॉपिक को समराइज किया जाए तो ऑथर ने बताया है कि स्टॉक खरीदने से पहले और किसने उसे खरीदा है ये देखना होता है। अगर प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी में सारे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदे हैं और 5% से कम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रोमोटर्स ने शेयर्स खरीदे हैं तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अगला पॉइंट है प्लीजिंग ऑफ शेयर्स, व्हाई इट इज डेंजरस फॉर शेयर होल्डर्स। अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने लगभग 70%, 80% शेयर को प्लेज किया है तो उसे रिस्की माना जाता है। सबसे पहले प्लीजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है यह समझते हैं। प्लीजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो शेयर्स को गिरवी रखकर पैसा उठाना। अब आप सोचोगे कि शेयर्स को गिरवी रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको कोई भी लोन नहीं दे रहा हो, कोई बैंक नहीं लोन दे रहा है या फिर आपके पहचान का कोई आपको लोन नहीं दे रहा है, मतलब आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है शेयर्स को गिरवी रखकर कर्जा उठाना। तब कई सारी कंपनियां शेयर्स को गिरवी रखकर पैसे उठाते हैं और उसे प्लीजिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं।
अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर्स की प्लेजिंग की है तो ऐसे कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अगर आपको याद होगा तो पहले चैप्टर में हमने रोहित का एग्जांपल देखा था। रोहित ने भी शेयर्स के अगेंस्ट कर्जा लिया था और जब शेयर्स की प्राइस गिरी थी तब बैंक ने ऑटोमेटिकली शेयर्स को बेचे थे, इसलिए रोहित को लॉस हुआ था। ठीक वही सिनेरियो यहीं पर भी है। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही होती है तो उसके प्रमोटर शेयर्स प्लेज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा शेयर्स की प्लेजिंग की गई है और शेयर्स की प्राइस लो हो जाती है तो जो बैंक के पास शेयर्स की प्लेजिंग की है वह बैंक कभी भी शेयर्स को बेचकर अपना पैसा निकाल सकती है। इसीलिए अगर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा शेयर्स की प्लेजिंग की है, मतलब 70% से ज्यादा शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो ऐसी कंपनी में आपको गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल ऑथर ने शाह अलॉय बताया है और दूसरा है फैल्कॉन टायर्स। ये दो कंपनियां भी सिर्फ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की वजह से ही बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ठीक कुछ ऐसा ही है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आखिरी पर्याय के रूप में आप शेयर्स को गिरवी रखते हो, पैसा उठाते हो, और जब कंपनी लॉस में ही चल रही है, जब आप रिटर्न नहीं कर सकते हो तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो यह बनता है। जैसे किसी भी तरीके का कर्जा हो, ठीक उसी तरह बैंक भी शेयर्स को प्लीजिंग करके कर्जा ले सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो प्लीजिंग का इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स को प्लेज किया है तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वह प्रॉफिट तो पहला कर्जा चुकाने के लिए जाएगा। आपको डिविडेंड या अर्निंग में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपको जिस भी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्लीजिंग ऑफ शेयर्स की होती है ऐसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स प्लीजिंग किए होते हैं वह कंपनी एक तरीके से रिटर्न निगेटिव में ही देती है। और इसी के लिए ऑथर ने एक टेबल दिखाया है, उसमें कई सारी कंपनियों के नाम दिए हैं और उसमें समझाया है कि जिस भी कंपनी ने बहुत ज्यादा शेयर्स को गिरवी रखा था उन्होंने 1 या 3 साल के अंदर लगभग वैसा ही रिटर्न दिया है या फिर निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन उसी ईयर में सेंसेक्स ने 1 साल के अंदर प्लस 27% का प्रॉफिट दिया था और 3 साल के अंदर प्लस 36 का। लेकिन जिस भी कंपनियों ने बहुत सारे शेयर्स को गिरवी रखे थे उन्होंने ज्यादातर निगेटिव रिटर्न दिया है या फिर जीरो रिटर्न दिया है, ऐसा कह सकते हो। तो ओवरऑल एक ही लाइन में कहा जाए तो जिस भी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्लेजिंग की होती है शेयर्स की, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चौथा टॉपिक शुरू होता है मैनेजमेंट इवोल्यूशन का सेकंड पॉइंट, डिविडेंड हिस्ट्री एंड टैक्स रेट। तो इस पूरे सेक्शन में ऑथर ने यह बताया है कि अगर कोई कंपनी पिछले 5 से 10 सालों से लगातार बढ़ते हुए डिविडेंड दे रही है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि डिविडेंड में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिविडेंड डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, इसलिए उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अगर कोई कंपनी पिछले 5 से 10 सालों से लगातार डिविडेंड और वो भी ज्यादा दे रही है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है टैक्स का। इंडिया में कॉर्पोरेट के लिए 30 to 35% टैक्स होता है। अगर कोई कंपनी पिछले 5 से 6 सालों के लिए 30% के आसपास अगर टैक्स दे रही है तो उसे भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि टैक्स में भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इसमें ऑथर ने यह पॉइंट समझाया है कि अगर डिविडेंड कोई कंपनी पिछले 5-10 सालों से दे रही है और टैक्स 30% से ज्यादा दे रही है तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। और इस बुक का आखिरी का पॉइंट है मैनेजमेंट इवोल्यूशन, रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले ही चैप्टर में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डिस्कस किया है। अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा होता है तो उससे अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करना है तो आपको यह 3 पॉइंट ही कंसिडर करने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड एंड टैक्स रेट, एंड तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप इसे चेक करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है। और आखिरी का पॉइंट इस चैप्टर का है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ऑथर बताते हैं कि ग्रेट बिजनेस एंड ग्रेट मैनेजमेंट टर्न्स इनटू मल्टी बैगर रिटर्न। मतलब अगर मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है और बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है तो ऐसी कंपनियां अक्सर मल्टी बैगर रिटर्न देती है। लेकिन ग्रेट मैनेजमेंट है लेकिन बैड बिजनेस है तो कम ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, यानी साइक्लिक रिटर्न मिल सकता है। बैड मैनेजमेंट है लेकिन ग्रेट बिजनेस है तो मॉडरेट रिटर्न मिलता है, और बैड मैनेजमेंट है और बैड बिजनेस है तो आपका पैसा लॉस होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करने के लिए और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन
रिटेल इन्वेस्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए यह 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 ही लाइन में मैं कंक्लूड कर दूं तो ऑथर का कहना इतना ही है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी पता होनी चाहिए, और क्वालिटी चेक करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डिंग पैटर्न, दूसरा है डिविडेंड एंड टैक्स रेट, एंड तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसी के साथ कंपनी ने ज्यादा शेयर्स को गिरवी ना रखा हो। अगर ये 4 पॉइंट आप चेक करते हो तो आपको समझ में आता है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए